तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की टोपी का राज खोलिए क्या है? कल से मदर की डेथ हो गई ना, मदर की डेथ हो गई, वो तो मदर की डेथ के बाद मदर का डेथ 15 दिन पहले, वो इलेक्शन के समय ही हुआ था। तो तब से उन्होंने इलेक्शन अभी हुआ, इलेक्शन के बाद हुआ। उनका इलेक्शन हो गया था, लेकिन पूरा इलेक्शन, बाकी इलेक्शन अभी बचा हुआ था, उनका इलेक्शन हो गया था। 1 जून को डेथ हुई उनकी मदर की, ग्वालियर में अंतिम संस्कार हुआ था छतरी में। डेथ तो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली से लेके गए थे ग्वालियर। पर ये अच्छा किया कि शिवराज जी को यहाँ ले आया गया, केंद्र में मंत्री बनाया। अच्छा निर्णय है ये, बहुत अच्छा निर्णय है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे और निर्णय लेने की आवश्यकता है जिसमें इनके पुराने जो नेता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ लाया जाए। बसर मतलब बजाय इनके कि जो कल पार्टी में आ गए वो ब्राह्मण चेहरा हो गए, ये आ गए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश से कोई जाट प्रतिनिधित्व तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी का अपना नहीं, बीजेपी का अपना, हालांकि है कि नहीं, मुझे ऐसा कोई जाट नेता है तो कि नहीं, संजीव बालियान जीतते तो शायद बालियान जी थे, वो चुनाव हार गए। और अभी राष्ट्रीय लोकदल से चूंकि जयंत चौधरी हैं तो मुझे लगता है आगे वो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के लिए तो ये आवश्यक है ना, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव होंगे, तो राजस्थान से ले लिया भागीरथ चौधरी। मजेदार बात है कि जो जाटों का जो वोटिंग पैटर्न रहा है इस बार, वो भारतीय जनता पार्टी से अद्भुत टूटा है। और ये माना जा रहा था कि चौधरी चरण सिंह को आप भारत रत्न देने के बाद जो है, जितने जाट नेता मिलते थे स्टूडियो में, वो ये कहते थे कि देखिए आपने राजस्थान से और हरियाणा से लेकर के आपने पूरा आपके अब आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर उसी बात पर आकर के लौट जाता हूँ कि ये आइडेंटिटी, जतिन प्रसाद वाली नहीं ये आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काम कर रही है, लेकिन वो बड़े दुधारी तलवार की तरह काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि एक कम्युनिटी में वो बहुत काम कर जा रहा है, लेकिन आप वही जाटों में यदि आप आ जाते हैं तो जाटों के लिए कोई अलग मुद्दा बन जा रहा है। आप चौधरी चरण सिंह को वो किनारे फेंक दे रहे हैं, ये देखना भूल जा रहे हैं कि हाँ हमारे समाज का भी है या नहीं है, लेकिन वो सीधे तरफ कांग्रेस की तरफ चिकट दे। प्रोफेसर साहब, बहुत लोग ये भी समझते हैं कि ये सब एक तरह के शगुफे हैं। आपने समय पे आके उनको भारत रत्न दे दिया, सब समझते हैं कि राजनीतिक कारण है इसके पीछे, आपको चुनाव साधना है, लेकिन जनता के विजडम को भी हमें सम्मान करना चाहिए। जनता भी इतनी पैदल नहीं रही। एक बार देवेंद्र पराशर के पास फिर चलेंगे। अच्छा, एक तो हम लोग यहाँ विजुअल्स आ गए, तो देवेंद्र आप प्लीज चर्चा में अपने आप आते रहिएगा, कोई भी आपके पास जानकारी रहे तो। तस्वीरें आ गई, हम उस पर चर्चा करने लग गए जी। सर, पहली बात तो ये कि 2014 वाली जो बात हो रही थी, 2014 में 7LK में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। वो गुजरात भवन में वहाँ पे वो बैठक हुई थी, और एक साथ बैठक नहीं हुई थी, उसमें अलग अलग लोगों को बुलाया गया था, एक साथ वो नहीं आए थे। दूसरी चीज़ की जो मंत्रियों जो ये बैठक हो रही है, ये वही लोग हैं जो कि शाम में शपथ लेंगे, इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये ज़रूर है कि 1-2 और नाम जुड़ सकते हैं, जैसे सुरेश गोपी, जो कि उनको लेट से बताया गया। केरला को लेके बहुत ज़्यादा भ्रम था कि किस चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो सुरेश गोपी को बाद में वो जानकारी दी गई है। केरला से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शायद अब वो फ्लाइट लेकर आ रहे हैं। अन्यथा जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिन लोगों को बुलाया गया है, वो मंत्री ही बन रहे हैं। कास्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने कोशिश ये की है कि यथासंभव हर एक राज्य में वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और अधिकांश चेहरों को अगर आप देखें तो पिछली बार जो मंत्री थे उन चेहरों को रिपीट करना। उत्तराखंड में एक सरप्राइज नज़र आ रहा है कि वहाँ पे 2014 वाली सरकार में अजय टम्टा मंत्री थे। इस बार अजय टम्टा के नाम के बजाय बाकी 2 नामों पे चर्चा चल रही थी, लेकिन अजय टम्टा जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं, हालांकि उत्तराखंड के लिहाज से दलित फैक्टर जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसकी चर्चा नहीं होती है, बावजूद इसके अजय टम्टा को उस मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। और कोशिश ये की गई है कि अलग अलग बैलेंसेस बना लिए जाएं। ओम बिरला को लेकर निश्चित तौर पर एक चर्चा थी कि शायद इस बार अगर उनको लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है तो शायद मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। अब वो नहीं है, और स्पीकर के तौर पर जिन नामों की ज़्यादा चर्चा थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रहलाद जोशी की थी, वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो अब क्या ओम बिरला को फिर से रिपीट किया जाएगा, उस पर नज़र टिकी रहेगी कि क्या लोकसभा अध्यक्ष के तौर पे फिर से उनको बनाया जा रहा है। झारखंड के हिसाब से बात करें तो झारखंड में बीजेपी हमेशा से एक ट्राइबल फेस देते रही है, लेकिन इस बार पार्टी को बड़ा झटका लगा जब अर्जुन मुंडा जैसे उनके केंद्रीय मंत्री, जिसमें पार्टी ने इतना ज़्यादा उनको इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि 2-2 मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई,
बड़े चेहरे के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया गया, फिर भी खूंटी से वो बड़े मार्जिन से हारे हैं, 60-70 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन से वो हारे हुए हैं। तो उस लिहाज से ट्राइबल फेस झारखंड में बीजेपी के पास बचा नहीं, तो वहाँ से 2 नामों को तय किया गया, एक संजय सेठ, एक अन्नपूर्णा देवी। तो जो ऑप्शन थे पार्टी के पास पिछले मंत्रियों वाले, उनमें से अधिकांश को रिपीट किया गया है। पिछली बार जो हारे हैं उनको ही जगह नहीं दी गई है, जैसे आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं या अर्जुन मुंडा की बात कर रहे हैं या इस तरह के कुछ और नाम हैं। सौरभ, जैसा आपने कहा भी जो एक सवाल दूसरी सरकार की टीम थी वो काफी हद तक इसमें दिखाई लगभग दी। वैसे है, लेकिन एक सवाल चूंकि देवेंद्र इसको कंफर्म करेंगे, छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी जीत दी है लगातार, लेकिन वहां से कोई नाम मुझे इस सूची में नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ से कौन है, क्या कोई नाम है या नहीं? जी, छत्तीसगढ़ से कोई आपको नाम अगर ध्यान में हो जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, देवेंद्र और अनुराग ठाकुर को, वो भी दिखाई तो नहीं दिए तस्वीरों में। अब नहीं, अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बन रहा है सौरभ, और वो ड्रॉप किया गया है। और अनुराग ठाकुर मंत्री नहीं बन रहे हैं, ड्रॉप इस लिहाज से कि वो चुनाव जीते हैं, 5वीं बार जीते हैं, फिर भी उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। और वहाँ से निश्चित तौर पे भले ही राज्यसभा के सांसद गुजरात से हो, लेकिन ये कोई टेक्निकल बात तो होती नहीं है। मंत्रियों का रिप्रेजेंटेशन जो होता है या तो परफॉर्मेंस के आधार पर होता है या आपका पॉलिटिकल क्राउड जहाँ है और जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल करना है उस लिहाज से किया जाता है। तो जेपी नड्डा राज्यसभा चाहे किसी भी प्रदेश से रहें, है नेता वो हिमाचल प्रदेश के ही मूलतः, तो उस लिहाज से उनको जगह दी जाएगी। बंगाल में अभी सुकांता मजमूदार वो आज शपथ ले रहे हैं, वो बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी वो हैं, और सुकांता मजमूदार को जगह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ से इन्फॉर्मेशन का भी इंतजार है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से पिछली बार रेणुका सलूजा थी, वहाँ थी मंत्री, और इस बार वहाँ से इंतजार है कि क्या ट्राइबल फेस को दिया गया है या ब्रिजमोहन अग्रवाल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी, जो कि वहाँ पे राज्य सरकार में मंत्री थे, उसके बावजूद लोकसभा का टिकट दिया गया, चुनाव जीते हुए हैं, तो उनको लेकर चर्चा थी। अब से कुछ मिनट के अंदर वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ से कौन है। सौरभ जी, नड्डा जी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, देवेंद्र आपने बताया उनका वो मंत्री बनेंगे, अभी इसमें यहाँ हमको नहीं दिखाई दिए वो मोदी जी के बगल बैठे हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के बगल एक कुर्सी है, वहाँ वो बैठे, पीएम के बगल बैठे हुए हैं। हाँ, पीएम के बगल बैठे बिल्कुल बिल्कुल पीएम के बगल है वो। लेकिन एक वही 4-5 एंगल से शॉट्स हैं, तो हाँ, इसीलिए छत्तीसगढ़ से देवेंद्र जो बता रहे हैं वो दोनों नाम है, लेकिन भूपेश बघेल को हराकर संतोष पांडे आए हैं। और एक वो नाम, चूंकि कई बार होता है ना कि आप किसी बड़े नाम को हरा कर आते हैं, भूपेश बघेल तो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद सांसद लड़े, तो उनको हरा कर आए हैं, तो एक उनकी भी चर्चा, और वहां से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ से अभी तक इस सूची में नहीं दिख रहा है। तो देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 7 LKM से तस्वीरें आ रही हैं, और इसमें सभी जो मंत्री बनेंगे वो चेहरे आपको सब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी की 2019 की सरकार थी, उसमें जो लोग हारे हैं उनको अगर आप अलग कर दें तो बाय एंड लार्ज बड़े चेहरे तो रिपीट इसमें किए ही गए हैं। टॉप 4 में कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए तो गडकरी साहब से लेकर के तमाम लोग उस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर है, इस बार सहयोगियों को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देना है। उनकी लिस्ट पहले ही आ चुकी थी, वो सब चेहरे इसमें दिखाई दिए आपको। बड़े नामों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वरना टीम मोदी वो जैसे जब पहले जैसी थी लगभग आपको वैसी दिखाई दे रही है। कोई बहुत सरप्राइज ऐसा नहीं है, ना ड्रॉप करने में कोई बहुत सरप्राइज ना एडिशन में। कुछ एक है, बाकी तो हारे हुए हैं, उस वजह से नहीं आ पाए। ओवरऑल कहें तो लगभग वही मंत्रिमंडल दिख रहा है, और मंत्रिमंडल अच्छा दिख रहा है। अगर आप देखें तो इस गठबंधन के बावजूद मंत्रिमंडल अपने मन का ही पूरी तरह से बनाना, तो ये साफ दिखा रहा है कि जो कई लोग ये कह रहे थे ना कि गठजोड़ है, सरकार मजबूर हो जाएगी, हालांकि हम लोग ये कभी नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी ये लग रहा था। तो मुझे लगता है कि वो स्टैंपिंग बहुत साफ दिख रही कि 14-19 से बहुत अलग सरकार 24 में नहीं चलने वाली। बहुत से लोगों को यह लग रहा था कि इस किस्म के नतीजों के बाद शायद झटकों की शुरुआत मंत्रिमंडल से ही हो। देखिए, जो दोनों प्रमुख सहयोगी दल हैं जी, टीडीपी, नायडू और नीतीश कुमार, वो कमोबेश उतने ही अनुभवी, अनुभव में शायद थोड़ा ज्यादा, और उतने ही सुलझे हुए और सदे हुए, और अगर मैं कहूं तो चतुर राजनीतिज्ञ हैं जितने की मोदी अमित शाह की टीम है। तो उनको भी मालूम है चुनाव समाप्त हुआ है, 240 सीट्स के साथ आई है, ये तो शुरुआत है। हम 3 दिन में ही कह दें वैसे ही चलेगी, या मैं 3 दिन में ही कह दूं कि वैसे नहीं चलेगी, ये सब अतिशयोक्तियां हैं। ये तो शने शने मालूम पड़ेगा, जैसे जैसे पर्दा उठेगा। मुझे लगता है कंटिन्यूटी के हिसाब से मंत्रिमंडल बना हुआ है। 2019 में जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम थी, जो टास्क दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा उन्होंने छेड़खानी, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि इसको हटा दो, उसको बदल दो। टीम वही है जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के साथ परफॉर्म कर रही है, जो ट्रस्टेड लोग हैं जिन्होंने लगातार परफॉर्म किया पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री अब उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, और ट्रस्टेड टीम है, उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरा। 14-19 से इतना जरूर बताया था कि विभागों में परिवर्तन होता है, वो होता रहेगा, वो होता विभागों रहेगा। में तो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन, हाँ, बिल्कुल, उसमें वो ऐसा नहीं कि जो मंत्री चला रहा है वही इतना रहेगा। हम बहुत निश्चितता के साथ कह सकते हैं
कि इस जनादेश में एक्सपेरिमेंटेशन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आपके पास 240 सांसद हैं, तो जो आपकी टेस्टेड टीम है, जो बड़े नेता हैं, अब उनको ड्रॉप करके किसी नए को बनाते, नई एक्सपेरिमेंट करते, तो फिर आप अंदर पार्टी के अंदर भी एक विरोध के स्वर मुखर होने का एक मौका देते हैं। वो होता कि नहीं होता, वो सब पहले जैसे रहते नहीं रहते, इसके उत्तर नहीं है। तो आप ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पे चल रहे हो, क्योंकि आपके पास उस तरह का प्रचंड बहुमत नहीं है। तो आप अपने पहली प्राथमिकता क्या है सरकार की? पहली प्राथमिकता सरकार की इस जनादेश के साथ ये है कि हमारी जो नाव है, बोट है, वो स्टेबल रहनी चाहिए, हमारा शिप स्टेबल रहे। उस टेबल में आप बहुत शुरू में एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं सर विभागों की, पोर्टफोलियो। मैं विभागों का तो मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे जिक्र करूं, मैं तो इन चेहरों की बात कर रहा हूं जो दिख रहे हैं, जिसमें हमें कह रहे हैं कि ये वही टीम है जो टेस्टेड है। बिल्कुल विभागों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं सर, बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं, कुछ एक बदल देंगे। परफॉर्मेंस आधार होता तो अनुराग ठाकुर ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी परफॉर्म किया। नहीं वो सर उसमें बात मेरे ख्याल में वो आ गई जब नड्डा जी आए तो फिर हिमाचल से शायद बिल्कुल नहीं, और रियल परफॉर्मेंस आधार तो फिर हिरेन जोशी तो ड्रॉप नहीं हुए ना। एक रियल परफॉर्मेंस के आधार पे वो जो तो रियल आप आईएनडी वैसी मिनिस्टर बातें थे, कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वाले करते हैं, तो नहीं, खैर वो नहीं। छोड़ दीजिए। हिरेन जोशी देखिए, ये अच्छा मनोहर लाल खट्टर जी का रिएक्शन आ रहा है अब ये वो तस्वीर आने के बाद। IND की खट्टर साहब की दुनिया बात में सुने। वो सत्ता के केंद्र है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। सर तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, नजर आया इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है सर। मैंने बताया वो तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। ये हरियाणा की लिस्ट आउट कर दी उन्होंने। कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह दोनों पुराने मंत्री का मसला हैं, है। वही हरियाणा से और इस बार खट्टर साहब के अलावा। बिल्कुल, फरीदाबाद से और एक गुड़गांव से हैं, पहले भी थे ये, तो वो कंटिन्यू करेंगे। मार्जिन जीत का जरूर कम हुआ है। फिर वही बात कि हरियाणा में जाट नहीं है। एक बात मैं कर दूं, देखिए हरियाणा में जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को यह झटका दिया है। गैर जाट एकीकरण के खिलाफ ये मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी गैर जाट पॉलिटिक्स को अच्छे से करती रही है, वो उसको और स्ट्रेंथन कर रही है। ये जो खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह, ये पूरा अहिरवाल बेल्ट और जिसको हम कहते हैं ना कि ये पूरा जो जिसको हम बार बार अंबाला, करनाल, ये जो इलाका है, वहां पर अपनी राजनीति को और मजबूत कर रही है और उसकी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिहाज से। इसमें कोई भ्रम मुझे नहीं दिखता है, बहुत स्पष्ट तौर पर वही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना भी उसी कड़ी में। लेकिन ये बात आपने जाटों की शुरू की थी यूपी से, कि यूपी में बीजेपी का अपना कोई जाट मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे तो कोई जाट जीत करके भी नहीं आया है ना। नहीं, आप उस एरिया तो से आप नहीं देखें, जीत के आया और प्रदेश अध्यक्ष तो जाट बना ही दिया था ना, भूपेंद्र चौधरी जाट। भूपेंद्र चौधरी को जाट बनाया, जाट को एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वो तो लेकिन वो तो डिफॉल्ट की तरह काम करते वही रहे। फिर वही आपकी बात है ना कि वो डिफॉल्ट की खाली तरह- जाट के नाम पर जाट है। मैंने वही कहा ना, मतलब कि वो एक चुनाव न जीत पाए पंचायत का भी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल सही कहा। वो जाट के नाम पर जाट है। भाई देखिए, अच्छा, एक बात इसके बारे में मुझे लगता है देवेंद्र बता सकते हैं। यूपी से जाट प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। देवेंद्र, यूपी में सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहां पर क्या मोटे तौर पर कास्ट कैलकुलेशन सध गए सारे, आपको नाम देखकर लग रहा है? नहीं, उसमें आप आगे देखेंगे कि उसको और साधने की ज़रूरत होगी। जैसे बिहार की ही अगर बात कर लें तो बिहार से ठाकुर कम्युनिटी से कोई नहीं है, बनिया कम्युनिटी से कोई नहीं है, तो उस हिसाब से आगे विधानसभा चुनाव से पहले तय मानिए कि उसको साधने की ज़रूरत पड़ेगी और वो साधा भी जाएगा पहला जो एक्सपेंशन होगा उसमें। और दूसरी चीज़ की जो जाट वाले फैक्टर की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश से राजकुमार चाहर जीते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी पे ही भरोसा किया जा रहा है। और यूपी के लिहाज से आप देखें तो जाट बीजेपी के लिए कंसर्न है नहीं, हरियाणा के लिए कंसर्न है, लेकिन हरियाणा में मसला ये है बीजेपी की पॉलिटिक्स ही करती है गैर जाट की। हालांकि वो कितना फ़ायदेमंद रहता है विधानसभा चुनाव में इस बार भी देखना होगा, क्योंकि पहली बार तो 2 बार उसने बड़ा अच्छा पे किया है,
इस बार माहौल बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रहा है बीजेपी के लिए। ऐसे एक एंटी इनकमेंसी क्रिएट हो ही गया, मनोहर लाल खट्टर को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही, तो इन सारी जिसका खामियाजा भी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। तो जाट फैक्टर को लेके हरियाणा में ज़रूर एक कंसर्न है, लेकिन क्योंकि बीजेपी गैर जाट वाली पॉलिटिक्स विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा करती है, तो उस लिहाज से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान में भगीरथ चौधरी को ज़रूर दिया गया। राजस्थान में जाट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बार नुकसान हुआ है बीजेपी को उसका, तो उस लिहाज से भगीरथ चौधरी के वही एक जीते हुए थे। हालांकि उनके प्रोफाइलिंग की अगर बात करें सौरभ, तो विधानसभा का चुनाव वो हारे थे, फिर लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, और इस तरह का कोई काबिल मंत्री के तौर पर उनकी छवि नहीं बन सकती, लेकिन कास्ट पे किया उनके लिए। सौरभ जी ठीक, जी जाट वाली बात तो मुझे लगता है जब देवेंद्र ने जवाब दे दिया। हाँ, चलिए आने वाले दिनों में देवेंद्र ने उस उत्तर के साथ कई सारे और प्रश्न खड़े कर दिए ना कि राजपूत का क्या होगा, बनियों के क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अर्बन वोट ज्यादा मिले रूरल वोट से, तो उस तरह से रिप्रेजेंटेशन को लेके मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने में क्या अभी स्वरूप बनता है, वो 7:15 बजे पता चलेगा जब राष्ट्रपति भवन में पूरा मंत्रिपरिषद दिखाई देगा। अभी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग इसमें नहीं हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, किसी की फ्लाइट चल रही है, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, 5-7 नाम ऐसे और आपको दिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक और बात जो अभी संगीत जी मुसलमानों वाली बात कह रहे थे, मैं कल कहीं सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी को 23% वोट मिले और अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का 20% वोट शेयर है, तो 3% ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को अदर कास्ट के। मैं एक चीज नहीं, ये बात प्रशांत किशोर ने कही। हाँ, नहीं मैं उन्होंने ये कहा कि भाई 20% तो पक्के वोट है इनके मुसलमानों के, अब ये सब और लोग वोट जो है मिले ना, 30% कुल। प्रशांत किशोर वगैरह भी कितने मौजूद हैं और कितना नहीं, उनका आकलन नहीं, जबरदस्त नहीं, है, वो सब इस्टेब्लिश हो चुका। संजीव इस जी, चुनाव में। संजीव जी, ऐसा है ना, एक बात ब्रेकअप आ संजीव जी, चुका ये जो है। प्रशांत किशोर और प्रदीप गुप्ता जैसे लोगों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये सब लोग एक विज्ञान के आधार पर एक सर्वे करते हैं, उसके आधार पर अपनी जांच करते हैं। आप PSLV लॉन्च करते हैं, 10 सेकंड बाद गिर जाता है वो, तो क्या PSLV बनाना बंद कर दें? क्या उसकी विश्वसनीयता समाप्त कर दें? एक विज्ञान है, उसके आगे भी है। नहीं, मैं इसको आगे भी बढ़ा रहा होता है जो कह रहे हैं। नहीं, 68 मैंने तो कुछ कह ही नहीं पाया, उससे पहले तो जवाब देने लगा। नहीं, ये जो आपके पैनल में संजीव जी, थोड़े संसदीय गणित जैसा प्रतिनिधित्व तो दिखना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि इन लोगों की खत्म हो गई। संजीव जी, वैसा ही है संजीव तो लगता है मुझे। संजीव जी ऐसा है ना, दो बातों मैं पर तो वाक्य पूरा नहीं किया, आप मेरा अच्छा, जवाब आप ये दे दें। क्योंकि बोलना मुझे भी शुरू कर मालूम दिया पड़े मैंने। मैं क्या बोल रहा था। अच्छा, आप कांग्रेस की चर्चा ले आए, हम तो मंत्रिमंडल डिस्कस कर रहे हैं। जाट प्रतिनिधित्व को देखिए, जाटों के प्रति संवेदनशील होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक वाइस प्रेसिडेंट लाया, उत्तर प्रदेश में जाट अध्यक्ष ले आए, RLD के साथ समझौता किया, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि दी, संजीव बालियान को फिर से संजीव बालियान को फिर से मंत्री बनाया। ये सारे करने के बावजूद मुझे नहीं समझ में आता है जाट वोट क्यों रूठा। एक मिनट। दूसरा, क्षत्रियों के रूठने के बारे में, आपके मुख्यमंत्री क्षत्रिय, इतने बड़े प्रदेश के रक्षा मंत्री, आप उत्तरांचल चले जाइए, वहां मुख्यमंत्री आपके INB मिनिस्टर जो है वो आपका रक्षा मंत्री को क्यों छोड़ रहा हूं? रक्षा मंत्री वो क्षत्रिय, पावर मिनिस्टर वो क्षत्रिय, मैं पूरा गिना सकता हूं। और आप चले जाइए राजस्थान में, इसके बावजूद भी क्षत्रियों के मुंह टेढ़े हैं। क्षत्रिय ब्राह्मणों को कह रहा है कि ब्राह्मणवाद करता है, ब्राह्मण क्षत्रियों को कह रहा है। ये बड़ा ये अच्छा, एक टिप्पणी सर, मुझे ब्रेक लेना है। संजीव, तो फिर पार्टी बीजेपी हारी, इसका ठीकरा सिर्फ मुसलमानों पे क्यों फोड़ते हो? नहीं, मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, मैं उस पर ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, उस पर ठीकरा फोड़ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मुसलमान एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए इंडिविजुअल वोट नहीं करता है, वो मुसलमान के नाम पर ही। अच्छा, चलें सर, चर्चा आगे हम लोग कर लेंगे। आप जो लेकिन बात जिससे आपने शुरू किया था, आप जितिन प्रसाद से के नाम पर अगर नाराज हुए कि भाई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की कोई सीमा होनी चाहिए ना, तो फिर ये सारी भारत रत्न दे दिया या टिकट दे दिया किसी को। ये पूछिएगा कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता है उत्तर प्रदेश का, और बड़ा ब्राह्मण नेता है वो कांग्रेस उनको जिसको मंत्री बनाना है उसको दिखाई दे रहा है। वो बाकी आप ही लोग उनके कोई और क्वालिफिकेशन बता नहीं पा रहे। मैं बता रहा हूँ, जितेंद्र प्रसाद के जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये हिम्मत दिखाई थी, उतने बड़े मैं फिर वही कह रहा हूं कि ऐसे में प्रोजेक्ट उनको मत कीजिए कि वो
ब्राह्मण के नाम पर उनको वोट मिल रहा है या ब्राह्मण के नाम पर उनको नहीं तो सीट आप जाएगी, कोई ये और मत बोलिए। क्वालिफिकेशन बता दीजिए ना फिर उनकी, भाई, वरना यही मानी उन्होंने- जाएगी